Good morning friend, my name is Chitra Varun and today we will discuss about the biology's most important question of human respiratory system, that mean मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं. लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन आंसर सेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेशन इज एंड डैश रिएक्शन. रेस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया कौन सी क्रिया है? ठीक है, ऑप्शन है ए ऑक्सीडेशन, बी रिडक्शन, सी रेडॉक्स, नन ऑफ दीज. ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो होता है बेसिकली श्वसन कैसे होता है, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, श्वसन में हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं. जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो प्रत्येक सेल के अंदर जाता है. इट विल एंटर इनसाइड द सेल एंड इट विल कंबाइन विद द ग्लूकोज. ठीक है, ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करता है, ग्लूकोज के साथ कंबाइन करता है और उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 एंड वाटर प्लस एनर्जी. ठीक है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकलती है. ठीक है, तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ ग्लूकोज से, तो ऑक्सीजन क्या हो गई, इसमें रिड्यूस हो गई एंड ग्लूकोज क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया. ठीक है, तो इस क्रिया को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन की क्रिया या फिर ऑक्सीकरण की क्रिया. क्लियर है? तो इसके अंदर हमें यही समझना है कि रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है, कौन सी क्रिया है. तो रेस्पिरेशन इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्लियर है ना? सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ए. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. इन वन वर्ड, एक शब्द में रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज. रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया को कैसे समझाया जा सकता है या बताया जा सकता है? ठीक है, डिफाइंड एज. So option A is anabolic reaction, B is catabolic reaction, C is amphibolic reaction, both A and B. देखिए, जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप. ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसी होती है, दो तरह की होती है. एक एनाबॉलिक रिएक्शन होती है, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है. कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो टूटकर छोटे अणु का निर्माण करते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं. क्लियर है? और एनाबॉलिक रिएक्शन में छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल. क्लियर है? तो देखिए, यहाँ जो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिक रिएक्शन कैसे हो रही है, तो आप बताएंगे ग्लूकोज का जो अणु है या मॉलिक्यूल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड CO2. क्लियर है? विद कंबाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन. या ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, छोटे अणुओं में टूट जाता है ग्लूकोज का बिगर मॉलिक्यूल. तो इसको हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन. कैटाबॉलिक रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयी क्रिया एंड एनाबॉलिक रिएक्शन को कहते हैं उपचयी क्रिया. क्लियर है? तो हमें कैटाबॉलिज्म में क्या समझना है कि जो बिगर मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्मॉलर मॉलिक्यूल में. जैसे कि रेस्पिरेशन के केस में, श्वसन के केस में हुआ, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किस में, CO2 प्लस वाटर में. ठीक है, तो ये हो गई कैटाबॉलिक रिएक्शन. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द यीस्ट फर्मेंटेशन आर. सबसे पहले हमें समझना है कि फर्मेंटेशन होता क्या है. फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया जिसको हम कहते हैं, बेसिकली क्या होता है ये फर्मेंटेशन, जिसको किण्वन की क्रिया कहते हैं, उसके अंदर जो बिगर मॉलिक्यूल होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स का सिंपलर फॉर्म में टूट जाना. ठीक है, सिंपलर फॉर्म में यानी कि छोटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना. जैसे कि ग्लूकोज का अगर मैं एग्जांपल लूँगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, वो किस में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल और CO2 में. क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली जो यीस्ट फर्मेंटेशन का मेन प्रोडक्ट होता है वो हमें याद रखना है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर है? हेयर करेक्ट आंसर इज बी, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड यीस्ट फर्मेंटेशन का फाइनल प्रोडक्ट है. अब देखिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इट इज़ कॉल्ड एज एनारोबिक रिएक्शन. लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, क्लियर है? The conversion of pyruvate into ethanol and carbon dioxide in the absence of oxygen is known as. देखो, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था यीस्ट फर्मेंटेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है, द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. पायरुवेट का कन्वर्जन होना इथेनॉल में और CO2 का बनना. ठीक है, इथेनॉल एंड CO2 का बनना फ्रॉम पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज. तो हमें पता है इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फर्मेंटेशन. Fermentation basically is conversion of pyruvate into ethanol and CO2 in absence of oxygen. Clear है? The passage of air in human is. Passage क्या पूछा गया है, रास्ता पूछा गया है एयर का. in human is A nostril, throat, lung, blood, alveoli. Nostril, throat, lung, alveoli, blood, nostril, throat,
एल्वुलाई लंग ब्लड, नॉस्ट्रिल लंग थ्रोट, एल्वुलाई ब्लड। देखिए सबसे पहले तो एयर कहाँ से जाती है, आपको सभी को पता है, नॉस्ट्रिल यानी जो आपके नेज़ल जो छिद्र हैं, नाक के जो छिद्र हैं वहाँ से जाती है, उसको कहा जाता है नॉस्ट्रिल। उसके बाद ये कहाँ आती है, थ्रोट में यानी कि आपके गले में आती है। देन इट मूव इनटू द लंग्स, आपके दोनों लंग्स में जाती है। उसके बाद इट विल एंटर इनटू द एल्वुलाई, वायु कोश होते हैं छोटे छोटे जो लंग के सबसे एंड में होते हैं। एक जो लंग्स की एल्वुलाई की जो स्ट्रक्चर है मैंने पढ़ाई थी, वो कैसी होती है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनके अंदर होती है, लंग्स के अंदर होती है, उसमें जाते हैं। एंड देन फ्रॉम देयर टू इट विल एंटर इनटू द ब्लड। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहेगी, नॉस्ट्रल देन थ्रोट लंग एल्वुलाई ब्लड। करेक्ट आंसर इज बी। नाउ द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। अब पूछा गया है जो एरोबिक प्रोसेस होती है, एरोबिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है, एंड एनारोबिक प्रोसेस क्या होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो इसमें पूछा गया द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज, ऑब्वियस सी बात है, आपको सबको पता है, जहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है उसमें जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम कर रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी एज कम्पेयर टू एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी ग्रेटर। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एरोबिक मीन्स होता है ऑक्सीजन जिस पे यूज़ हो रहा है, एरोबिक, जैसा कि इसका वर्ड आपको प्रोनाउंस करने में लग रहा है, एरोबिक यानी एयर है, एंड एनरोबिक एयर नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, जो श्वसन होता है जहाँ एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक प्रोसेस में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक प्रोसेस। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग डैश इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड। अब इसमें पूछा गया है प्रोसेस, एनर्जी रिलीज हो रही है, कैसे हो रही है रिलीज, तो देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या क्या है, ऑक्सीडेशन एटीपी, एडीपी, सेलुलर रेस्पिरेशन एटीपी, रिडक्शन एडीपी, फॉस्फोराइलेशन एटीपी। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग, तो ऑप्शन में देखिए आपको पता है कि एनर्जी जब रिलीज होती है तो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में निकलती है एनर्जी। ठीक है, और किसके द्वारा होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा होती है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन क्रिया के द्वारा होती है। तो हियर करेक्ट आंसर इज बी। द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज क्रैम्प्स इन मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज़। देखिए जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या जिमिंग करने के बाद क्या होता है, मसल्स में क्रैम्प शुरू हो जाते हैं, यानी कि पेन शुरू हो जाता है मसल्स के अंदर। तो वो किस वजह से होता है, तो ये पूछा गया है क्या प्रोड्यूस होता है ऐसा जिसकी वजह से क्रैम्प्स हो जाते हैं मसल्स के अंदर। ए पायरुवेट, बी मैग्नीशियम आयन, सी लैक्टिक एसिड, डी फॉस्फोरस आयन। तो सभी को पता है इसका आंसर सी, यानी कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लग जाती है हमारी लेग्स के अंदर। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और लेस ऑक्सीजन यानी कि पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाने से क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, पायरुवेट फर्दर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड ही वो कंपाउंड है जो हमारी लेग्स के अंदर क्रैम्प्स क्रिएट करता है। ओके, देन करेक्ट आंसर इज सी हियर। The moist membrane of the respiratory tract are protected by a cartilage ring, B mucus and cilia, acidic gland and epidermal surface। यहाँ पूछा गया है कि जो मॉइस्ट यानी गीली गीली जो मेम्ब्रेन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो प्रोटेक्ट करती है उसका नाम क्या है, वो मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। तो देखो जो मॉइस्ट मेम्ब्रेन होती है हमारे ट्रैक्ट के अंदर, रेस्पिरेटरी श्वसन जो तंत्र है उसका ट्रैक है प्रॉपर, उसकी जो मॉइस्ट मेम्ब्रेन होती है वो किससे प्रोटेक्टेड होती है। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, कार्टिलेज हो नहीं सकता, एसिडिक ग्लैंड भी नहीं होगी, एपिडर्मल सरफेस भी नहीं होगी, म्यूकस एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मॉइस्ट मेम्ब्रेन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उसके ऊपर म्यूकस का स्त्रावन यानी श्लेष्मा का स्त्रावन होता रहता है, और वहाँ पर सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम जर्म्स और बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि डस्ट अगर चला जाए तो बहुत ज़्यादा म्यूकस रिलीज होने लगता है हमारे नोज़ के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, फ्लशिंग मूवमेंट है, सीलिया का फ्लशिंग मूवमेंट होता है बैक्टीरिया, जर्म्स या डस्ट को बाहर निकालने का। ठीक है, तो मॉइस्ट मेम्ब्रेन किससे प्रोटेक्ट हुई होती है, म्यूकस एंड सीलिया से। सो हियर करेक्ट आंसर इज बी। लंग्स आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, डी प्लूरल कैविटी।
तो हमारा लंग्स जो होता है दैट इज़ लोकेटेड इन प्लूरल कैविटी, जहाँ पर प्लूरल नाम आता है दैट इज़ रिलेटेड विद द लंग, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड विद द लंग। तो आपको याद होगा कि प्लूरल कैविटी मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया है। सो हेयर करेक्ट आंसर इज डी। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर, ए एल्वुलाई, लंग्स, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ट्रैकिया। देखिए सबसे पहले तो हमारी नॉस्ट्रिल से होकर जब थ्रोट के अंदर जाती है एयर, तो वहाँ पर ट्रैकिया के द्वारा दो भागों में लंग चली जाता है ट्रैकिया, और दो लंग्स दिखाई देते हैं। और लंग्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, एल्वियोलाई, जिसको हम वायु कोश भी कहते हैं, एंड इनके अंदर ही बेसिकली गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। जो गैस होती है ऑक्सीजन यहाँ आती है एल्वियोलाई के अंदर, और CO2 बाहर जाती है और उसके थ्रू वो बाहर चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि एल्वियोलाई कैसे स्ट्रक्चर है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन सी गैसेस का, ऑक्सीजन एंड CO2 का। इन द एयर पासेज फ्रॉम थ्रोट टू लंग, विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड्स कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज। एयर पैसेज, देखिए एयर पैसेज फ्रॉम थ्रोट टू लंग, गले से लेके लंग तक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड कोलैप्स, यानी कि एयर पैसेज को कोलैप्स होने से कौन बचाता है, ठीक है। तो ए इज़ फेरिंक्स, बी इज़ लैरिंक्स, सी इज़ रिंग ऑफ कार्टिलेज, डी इज़ थाइमस। देखो हमारे जो गले से लेकर लंग तक जो जाता है उसको हम कहते हैं ट्रैकिया, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्रैकिया, और उसके अंदर रिंग, सी शेप की कार्टिलेज रिंग होती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज कहा जाता है, दे आर सी शेप, ठीक है। कैसी होती है, सी शेप की होती हैं, और वो कोलैप्स होने से बचाती हैं उस विंड पाइप को, ठीक है, उस विंड पाइप को किससे, कोलैप्स यानी चिपकने से बचाती है। क्लियर है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिंग ऑफ कार्टिलेज, सी। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर आवर चेस्ट कैविटी बिकम, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी चेस्ट यानी धड़ की जो कैविटी होती है वो कैसी हो जाती है, लार्जर, स्मॉलर, वाइडर, नो चेंज। सो हेयर करेक्ट आंसर इज सी, यानी चौड़ी हो जाती है, वाइडर हो जाती है। विच ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट हेल्प्स इन डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हमने हमारी थ्योरी क्लास में भी पढ़ा है। जब रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है दैट हेल्प इन डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, कौन डिलीवर करता है ऑक्सीजन को, कौन सा पिगमेंट करता है, तो ब्लड, लिम्फ, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा। करेक्ट आंसर क्या है, हीमोग्लोबिन। इट इज़ द ओनली पिगमेंट विच बाइंड विद द ऑक्सीजन। ब्रीदिंग रेट ऑफ ए मैन पर मिनट इज 16 to 18, 20 to 25, 70 to 72, 12 to 18। तो करेक्ट आंसर क्या है, 70 to 72। एक बार में, एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 70 से 72 टाइम्स, ठीक है। 70 to 72 ओके पर मिनट। फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज, श्वसन का पहला स्टेप कौन सा है, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, बोथ ए एंड बी, डी CO2 डिफ्यूजन। CO2 डिफ्यूजन सबसे एंड का हो गया। इंस्पिरेशन, ये वो वाला इंस्पिरेशन नहीं है, इंस्पायर्ड वाला। इंस्पिरेशन होता है अंदर लेना, सांस को अंदर लेना। एक्सपायरेशन होता है बाहर निकालना, सांस को बाहर छोड़ना। तो पहला स्टेप कौन सा हो गया, इंस्पायरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स टू गेट एयर इन। What percentage of oxygen is dissolved in blood plasma that carries it to the body cell? देखिए जो ऑक्सीजन है that is transported in two way. One is by dissolving in blood plasma and other way is by combining with the or binding with the hemoglobin pigment. एक तो होता है कि वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डायरेक्टली घुल के जाती है, दूसरा है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो 98% कह सकते हो, 97% ऑप्शन में है, वो कैसे जाती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू जाती है। लेकिन अगर डायरेक्टली डिजॉल्व होती है ब्लड प्लाज्मा में, वो कितना परसेंट हो गया, लीस्ट परसेंटेज यानी कि 3%। सो लीस्ट इज हेयर 3%। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। मोस्ट ऑक्सीजन in the blood is transported as A gas dissolved in plasma, B oxyhemoglobin, C carboxy-haemoglobin, D bicarbonate। देखिए जो ऑक्सीजन है, अभी मैंने बताया था सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है हमारी सेल के अंदर, वो कैसे होती है, बाय कंबाइनिंग विद और बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। ये प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग ये पिगमेंट है। सो हेयर क्या हो गया, करेक्ट आंसर, मोस्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड एट ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का क्या मतलब हो गया, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ठीक है। और सबसे जो लीस्ट अमाउंट है वो कैसे जाती है, गैस डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। सो यहाँ पे 98.5% तक ऑक्सीजन जो बाइंड करती है वो हीमोग्लोबिन से करती है, और 1.5 किससे करती है,
it will bind with, it will directly dissolve in the plasma. So here most oxygen in the blood is transported as oxyhemoglobin. Second step of cellular respiration takes place in which part of the cell? Cytoplasm, mitochondria, nucleus, none of this. देखिए सबसे पहले हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होना एंड प्लस ग्लूकोज से बाइंड होना, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है। और ग्लूकोज से, ग्लूकोज का क्या कन्वर्जन होना, पायरुवेट में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बना फर्स्ट स्टेप में, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, पायरुवेट बना रहे हैं, और वो किस में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होता है, पायरुवेट एंटर इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा। अब पायरुवेट जब एंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके बाद वहाँ पर क्या बनाएगा, वो CO2 प्लस CO2 निकलेगी, प्लस वाटर निकलेगा, प्लस एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, ATP की फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली क्या हुआ, सेकेंड स्टेप हुआ। कौन सा स्टेप हुआ, पायरुवेट से क्या बना, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। इसको हम क्रेब साइकिल भी कहा जाता है इस साइकिल को, या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, और वो कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सो हेयर करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस साउंड, कौन सा ऑर्गन, कौन सा अंग साउंड प्रोड्यूस करता है, आवाज़ प्रोड्यूस करता है, ए ट्रैकिया, बी लंग, सी लिवर, डी लैरिंग्स। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसको हम कंठिका भी बोलते हैं, वोकल बॉक्स बोलते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, एडम्स एप्पल भी इसी को ही बोलते हैं। तो ये क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, ठीक है। जो आपकी आवाज़ निकल रही है वो किसकी वजह से है, लैरिंग्स की वजह से है। सो हेयर करेक्ट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑफ बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ब्लड और सेल के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, ए पल्मोनरी वेंटिलेशन, बी इंटरनल रेस्पिरेशन, सी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, डी सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि आंतरिक श्वसन, ठीक है। इसका क्या होगा मतलब, आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन क्या हो गया, बेसिकली इंटरनल रेस्पिरेशन इज ए एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। सो हेयर करेक्ट आंसर इज बी. That's all. Now I will finish my video, and in next video we will discuss more questions. Thank you very much.